नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। पिछले कुछ दिनों से सर हम लोग बात कर रहे थे जिस तरीके से जुडिशरी को लेकर के, आज तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जुडिशरी के अंदर से आया है। और ये मतलब जब बाहर से होता है तो सवाल दूसरे होते हैं, बहुत सारी पाबंदियां भी लागू होती हैं, लेकिन जब जुडिशरी के अंदर से सवाल आता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए। जस्टिस उज्जवल भुइया ने एक ऐसा मामला उठाया है जो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे। एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल रहा था कि, और वो सारे लेवल पर है, सीजेएम से लेकर के और हाईकोर्ट के जजों तक जो स्थिति हम देख रहे हैं कि जैसे ही आप कोई एक ऐसा ऑर्डर देते हैं या एक ऐसा वर्बल स्टेटमेंट भी अगर देते हैं जो गवर्नमेंट को चुभ रहा हो, भाजपा शासित राज्य या केंद्र की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अगेंस्ट हो, चुभने वाला हो, तुरंत उस जज का तबादला हो जाता। रातों रात तबादले होते रहे, हमने लगातार एक के बाद एक कई केसेस देख लिया। ऐसे में अब जस्टिस उज्जवल भुइया ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जो तबादले हो रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम को अब इससे दूर होना चाहिए। ये और कोलेजियम को लेकर के बहुत सारे सवाल तो पहले से ही उठते रहे। कोलेजियम को हटाने के चक्कर में कुछ लोग इस देश में अपने पदों से शहीद भी हुए हैं, जिनको अब खैर क्या ही कहा जाए, शहीद ही माना जाए पद से। तो ऐसा भी हमने दृश्य देखा है। सर, जो जस्टिस उज्जवल भुइया ने मामला उठाया है, जो बात उन्होंने कही है, इस देश के लिहाज से कितना गंभीर है, और आज की सरकार को क्या उसको आईना माना जा सकता है, आज के सिस्टम को आईना माना जा सकता है? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने बहुत सारे जजेस देखे होंगे, रिटायर्ड जजेस या सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी के सीनियर जजेस, जो वीकेंड सेमिनार्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एथिक्स की, अकाउंटेबिलिटी की, जुडिशियल उसकी सारी चीजों की। लेकिन आपने 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी 12 जनवरी 2018 को, किस तरीके से वो क्रांतिकारी दिख रहे थे, और बाद में जब उनका नंबर आया तो उनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं निकला। ये सारी चीजें देश को याद है, कोई लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं। लेकिन जो जस्टिस भुइया ने कर दिया है पद पे रहते हुए इस तरह की हिमाकत करना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ही डिजर्व्स ऑल सैल्यूटेशंस फ्रॉम द कंट्री। उन्होंने देश की जुडिशरी की, राम प्रकाश जी, जितनी भी फॉल्ट लाइंस थी, जितनी भी, आपने कहा कि जुडिशरी को, कॉलेजियम को ट्रांसफर से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो कॉलेजियम की जो ट्रांसफर की हो, सरकार के उस पे आग्रह पे, सरकार का आग्रह क्या होता है, हु इज द गवर्नमेंट दैट वे, जो हमारी फंक्शनिंग उसमें है। तो बेसिकली जो उन्होंने किया है बहुत ही क्रांतिकारी काम है, बहुत बड़ी बात है। और उनको मतलब जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। उन्होंने बेसिकली क्या किया राम प्रकाश जी, कल जो उनका भाषण था ना, उसमें उन्होंने जो देश की स्वतंत्र कॉलेजियम प्रणाली है, उसका एक भ्रम है बहुत बड़ा कि इसमें ये है वो है। हमें तो सारा पता है करके क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उस कैसे नियुक्तियां होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, सारे देश को पता लग गया। आपको ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं। तो उस कॉलेजियम प्रणाली का जो भ्रम है स्वतंत्रता का, उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया है। और मौजूदा दौर के अंदर सरकार से प्रभावित जजों के तबादले निरंतर देश में देखे हैं, कोई आज की बात तो नहीं है। दिल्ली दंगों के दौरान किस तरीके से रातों रात जज को उठा करके वहां से और वो चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया, सोचिएगा आप। ये जब ये लोग काम करते हैं ना राम प्रकाश जी, तो उसमें न्यायिक स्वतंत्रता, स्वायत्ता, स्वतंत्रता तो अपनी चीज है, वो तो खत्म हो ही गई, उसकी तो कमजोरी की बात मत कीजिए। उसमें जो बेसिकली आम आदमी का जो विश्वास है, एक तो वो खत्म हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जो बोल्ड जजेस हैं, जो वास्तव में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उनके कैरियर का ग्राफ का जो सत्यानाश किया जाता है, उसकी आप महज कल्पना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से अभी जज साहब ने विजय शाह को जिस तरीके से आतंकियों की बहन कहने पर वो सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया और सारा लिया, उनकी ट्रांसफर करने की बात थी। वो जहां पे कॉलेजियम ने सजेस्ट किया, उसमें जाकर के वो सीधे कॉलेजियम में जाते हैं, वो जजों की नियुक्ति में शामिल होते हैं। वहां से हटा करके सरकार के आग्रह पर, कोर्ट एंड कोर्ट, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। अब वो ना कहीं चीफ जस्टिस ना कुछ और, वहीं से अपने क्लोज होकर छुट्टी। ये सरकार का जो है। तो आपको ये सारे ध्यान होंगे, दिल्ली दंगों की बात, आपको न्यायमूर्ति मुरलीधर, उसके बाद अभी जो आपने सीजीएम का देखा, विवांशु सुधीर, जितने भी लोग जो भी इनके रास्ते में बाधा बनते हैं, उसे वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। बेसिकली राम प्रकाश जी, कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक स्वायत्ता की रक्षा के लिए बनाया गया था। सारा देश में तो यही प्रचार किया जाता है। लेकिन आज ऐसा लगता है, जो परिस्थितियां हैं, कि जो सो कॉल्ड हमारा सबसे मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, वो भी राजनीतिक दबाव के आगे सरेंडर कर गए, झुक गए नहीं कह रहा मैं, सरेंडर कर गए। आप ये बताइए कि विजय शाह भाजपा का मंत्री है,
उसने सर्विंग कर्नल को आतंकियों की बहन कहा। जज ने क्या गलत किया, उसकी आत्मा जागी और उसने सभी रेलेवेंट धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करने की बात की। कैसे उसका रातों रात तबादला कर दिया गया, क्यों? ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि उन्होंने आखिर सच बोलने की हिम्मत की है जस्टिस भुइयां ने। और ये जो चीज है, ये कोई मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि जुडिशरी में चीजों का पता नहीं है, पता सबको है, लेकिन उसका वे आउट क्या हो वो नहीं समझ पा रहे। मोदी सरकार ने आते ही, जैसे ही सत्ता में आए थे, आपको ध्यान होगा, एनजेएसी कानून ला करके, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, उन्होंने अपनी बिल्कुल साफ कर दी थी जो उनकी मंशा है जुडिशरी को लेकर के। तो वो तो पूरी नहीं हो पाई किसी कारण से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो कर दिया। लेकिन जिस तरीके से एनजेसी ना होने के बावजूद भी जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल हो रही है, आपने तमाम जगह देखा। भारतीय जनता पार्टी की सर्विंग प्रवक्ता, ध्यान रखिएगा, सर्विंग प्रवक्ता, महाराष्ट्र में क्या बनाई गई, तमिलनाडु में क्या हुआ, जज किस तरीके से बनाया गया, कोर्ट में आए लोग, उसके बाद हियरिंग रखी गई 11 बजे और उसको 10:30 बजे शपथ दिला दी गई, कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये बेसिकली देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना एनजेसी के भी वो सारे काम कर दिए जो एनजेसी में होके भी शायद ना कर पाते वो। मैं नहीं जानता कि आने वाले जो वक्त है उसमें न्यायपालिका हाल कैसा होगा, क्या होगा। वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार जैसे चाहे वैसे जजों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है और खुद सीजीआई राजनीतिक लोगों से मिलने से परहेज नहीं कर रहे। आपने जस्टिस सूर्यकांत का देखा होगा, वो दिखाइएगा पिक्चर बाद में जब उस पर आएंगे। तो बेसिकली एक चीज है कि जब तक जस्टिस भुइयां जैसे कुछ लोग भी बचे हुए हैं, राम प्रकाश जी, कुछ लोग भी उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। आज सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन जज बचे हुए हैं, सोच करके देखिएगा, जिसको आप वास्तव में दमदार, जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस भुइयां, जस्टिस अभय अशोक, चौथा नाम बताइए आप, छुट्टी, कर लीजिए क्या करेंगे। तो जस्टिस भुइयां ने बेसिकली जो कुछ काम किया है, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम को जजों के ट्रांसफर प्रमोशन के आदेश सरकार को नहीं देने चाहिए और कॉलेजियम को यह बात नहीं कहनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसा करने को कहा है। यह तो सरेआम वही बात होगी कि प्रत्यक्ष जो है उसमें हस्तक्षेप की बात है। जिस तरीके से भाजपा के मंत्री का मैंने बताया, वो सारी चीजें अपने आप में कहानी बयान कर रही है। एक चीज है राम प्रकाश जी, देखिए इसके दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू जो जस्टिस भुइयां ने इशारा किया कि ट्रांसफर्स के अंदर सरकार का हस्तक्षेप, नंबर एक। उसके बाद जो दूसरा जिक्र जिसका इशारा मैंने किया वो है जजेस की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से जस्टिस आदित्य पंचोली को कैसे लाया गया गुजरात हाई कोर्ट से उस उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो 2031 में सीजीआई बनेंगे तो लाइन ऑफ सक्सेशन के हिसाब से। और जस्टिस नागरत्ना ने ओपन डाइसेंट लेटर लिखा कॉलेजियम के अंदर और ये कहा कि साहब इसको सार्वजनिक कर दिया जाए। सार्वजनिक किया क्या, क्यों, क्या है छुपाने को? शी इज वन ऑफ योर कोलीग्स, शी इज गोइंग टू बी द न्यू चीफ जस्टिस इन द कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स। उनका डाइसेंट नोट आप क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहेंगे? तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसको सरकार चाहकर भी सार्वजनिक नहीं करना चाह रही। जुडिशरी को कॉलेजियम की चिट्ठी साइन उसमें जाहिर करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सरकार के इशारे पर अगर ये चीजें हो रही है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एक बात। दूसरा, आपने अभी थोड़े दिन पहले जो पिछले सीजीआई थे वो गवई साहब रिटायर हुए, क्या कहा उन्होंने बनते ही, देखिए हेडलाइंस को कैसे ग्रैब किया जाता है। उन्होंने कहा कि साहब मैं रिटायरमेंट के बाद कोई नियुक्ति नहीं लूंगा। सारे देश ने बड़ी वाह वाह कर दी, यूट्यूब पे भी हमारे साथी लहलोट हो गए। मैंने कहा भाई रुको जरा, थोड़ा देखो, अभी शांति करो। छोटा सा कार्यकाल था, क्या किया उन्होंने? अपने भतीजे को हाईकोर्ट जज, जो 2039-40 में इस देश के सीजीआई, जो उनका सीनियर था प्रैक्टिस के दौरान उसका लड़का जज, जो उनका जूनियर था उसका लड़का जज। ये न्यायिक आपकी अपॉइंटमेंट्स की हालत है। अब आप कर लीजिए क्या करेंगे। और जो तीसरा सबसे खतरनाक पहलू है राम प्रकाश जी, वो है बेंच हंटिंग का, कि किस तरीके से, आपको ध्यान होगा 2018-12 जनवरी को जब 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो क्या कह रहे थे कि कुछ खास केसेस पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के कुछ खास बेंचेस को लगाए जाते हैं। ध्यान होगा ना आपको? क्या वो परंपरा आज बंद हो गई क्या? अभी आपने ममता बनर्जी का केस देखा, वो जो अपने आईपैक के ऊपर रेड हुई, सारा सुप्रीम कोर्ट में आया। आपको पता है कौन सी बेंच नंबर थी वो? 17 नंबर बेंच। और उसकी इतने सेंसिटिव, पॉलिटिकल सेंसिटिव मामले की सुनवाई कौन कर रहे थे? जस्टिस अपने क्या नाम है, मिश्रा और जस्टिस पंचौली। तो केवल ये केसेस किसके पास जाते हैं? टॉप 3-4 बेंचेस के पास। पूरा देश हैरान था, लेकिन मैं हैरान नहीं था, मुझे पता था कि ऐसे इस जगह पे जाएगा। तो बेंच का जो मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? चीफ जस्टिस है, कोई भी चीफ जस्टिस हो। तो वो जो समस्या 2012 में 12 जनवरी को उठाई गई थी,
2018 में, सॉरी, वो तो आज तक भी कायम है। तो उन 4 जजेस ने जो सोकॉल्ड क्रांति की थी, और जब सीजेआई बन के उन्होंने क्या किया, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन वो समस्या तो आज भी वही खड़ी है ना। तो जो 3 महत्वपूर्ण काम है, नंबर 1 अपॉइंटमेंट्स, उसका हाल देख लीजिए, ट्रांसफर, उसका हाल देख लीजिए, और तीसरा जो बेंचेस का जिस तरीके से लोकेशन होता है, फिर आप जुडिशरी को निष्पक्ष कैसे कहेंगे, मुझे बता दीजिए। तो ये तो वही चीज हुई ना कि बेंच हंटिंग करते हैं, जस्टिस हंटिंग करते हैं, ऑर्डर हंटिंग करते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज तो फिर इसके लिए तो जिम्मेदारी फिर सीजीआई को लेनी पड़ेगी, अगर उनको लॉन्ग टर्म के अंदर जुडिशरी की जो सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी को कायम रखना है। हम सर इस पे और ज्यादा बात करें उससे पहले जरा मुझे एक चीज समझाएं। जो भुइया साहब का कमेंट है, जो उन्होंने बोला है, जो स्टेटमेंट है, क्या आज इस बात पर पूरी तरीके से मुहर लग गई कि कोलेजियम का जो सिस्टम है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस जबरदस्त है, या फिर यूं कहा जाए कि सरकार के इशारे पर ही पूरा कोलेजियम सिस्टम चलता है? बार बार ये कहा जाता है ना, जब हम सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, जज साहब का ट्रांसफर तो कोलेजियम से होता है। लेकिन क्या भुइया साहब के स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो जाता है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर चलता है? राम प्रकाश जी, इसके लिए भुइयां साहब के स्टेटमेंट की जरूरत कहाँ है? जो आपने ट्रांसफर किए कॉलेजियम ने ऑर्डर के, हम्म। उसके अंदर लिखा हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मुझे आपको या भुइया साहब को कहने की जरूरत थोड़ी है। वो कॉलेजियम ने तो एक फैसला किया कि इनको यहां से यहां भेज दो, ठीक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भेज दो, वहां पर जाती है वो कॉलेजियम में जाते हैं नहीं, फिर उसमें लिखते हैं कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। तो आपने तो, सरकार कौन होती है आग्रह करने वाली? व्हाट आर द वेस्टेड इंटरेस्ट, नंबर 2। और नंबर 3, उस जज की सीनियरिटी का क्या होगा? वहां तो वो कॉलेजियम में होते हैं टॉप 4-5 में, और यहाँ पे 12वें नंबर पे, 14वें नंबर पे जाइए, और चीफ जस्टिस बनने के चांसेस जो है वो ऑल डिम हो गए। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी ना कि इसकी लार्जर पिक्चर, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में आप ये देखिए, जब एक जस्टिस नागरत्ना वुड बी चीफ जस्टिस है, कोई शक नहीं है ना इसमें, तो सीनियरिटी के हिसाब से, बाकी तो कुछ भी हो ना हो एक अलग पक्ष। लेकिन अगर जस्टिस नागरत्ना ये कह रही है कि जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में इन कारणों से नहीं लाया जाना चाहिए, नंबर तो एक, गुजरात का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है वहां पर, तमाम स्टेट ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ये रिलेटिवली जूनियर है, 55वें या 56वें नंबर पे थे वो, 55-56वें नंबर का आदमी, यानी कि 55 लोगों को क्लोज कर दिया, 56वें नंबर को उठा के ले आए। और उससे दुख की बात देखिए, न्यायपालिका इसमें ऑफेंड ना हो, दुख की बात यह है कि जो 55 लोग सो कॉल्ड सुपरसीड हुए इस फैसले से, उनमें से किसी ने चू नहीं की। ये कोई छोटी बात है क्या? आज आपका ट्रेनी आपके ऊपर आके बैठ जाए, आपकी क्या फीलिंग होगी? वही स्थिति है ना ये। 55 में 56वें नंबर का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उन सब पे क्या बनी होगी? जस्टिस नागरत्ना ने डाइसेंट दिया, उस डाइसेंट को सार्वजनिक नहीं किया आपने। व्हाट डज इट मीन? क्या क्या अकाउंटेबिलिटी बची आपकी, क्या ट्रांसपेरेंसी बची, बता दीजिए। वो कह रही है कि मेरा डिस्क्लोज कर दीजिए, नहीं किया, तो इसके बाद आपको कुछ कहने को कुछ बचा है क्या? बेसिकली जो उन्होंने कहा है जस्टिस भुइया ने, वो सीधी सीधी रिफ्लेक्शन पूरी जुडिशियल फंक्शनिंग को लेकर के है, अकेली ट्रांसफर्स का मामला नहीं है वो। अपॉइंटमेंट्स में देख लीजिए, बेंच हंटिंग में देख लीजिए, बेंच एलोकेशन में देख लीजिए, रोस्टर्स में देख लीजिए, यू गो इनटू एनी एस्पेक्ट ऑफ दैट एंड यू विल फाइंड द सेम। सर ये बहुत गंभीर बात विपक्ष भी कह रहा है इन सब सारी चीजों को लेकर के। पवन खेड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया, जरा वो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को सुनवा दिया जाए। बहुत गंभीर है आरोप, सुनवाइए जरा पवन खेड़ा की बात। तो ये जो हमने देखा, गुजरात का उदाहरण मैंने आपको जो दिखाया, वो डीजी वंजारा हो, बाबू बजरंगी हो, माया कोडनानी हो, किस तरह से जज पे जज बदल के इनको राहत मिली। ये तो एक मॉडल है। मोटा भाई भी है एक, ये तो छोटा भाई का मॉडल है। मोटा भाई तो जज की ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोटा भाई का केस अगर किसी जज की अदालत में हो तो जज की मॉर्निंग वॉक बंद, वो किस गेस्ट हाउस में कहां रह रहा है, वहां क्या होगा किसी को नहीं मालूम, तो वो ट्रांसफर कहीं और हो जाती है। तो ये जो मॉडल है, ये लोकतंत्र के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कितना घातक है, ये आपके सामने है। और मैं बहुत प्रसन्नता से कह रहा हूं कि वकील समुदाय, आजादी के आंदोलन में भी वकील समुदाय ने बहुत अग्रणी, सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। और जब लोकतंत्र को, इंसाफ को, न्याय को बचाने के लिए मुहिम हमारे वकील समुदाय ने शुरू की है, उसका हम स्वागत करते हैं।
सर, ये तो बहुत गंभीर है आरोप। मामला गुजरात का, सीधे सीधे पवन खेड़ा ने अमित शाह के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। गुजरात का भी है, इनका इशारा महाराष्ट्र की तरफ है। और जो कुछ वो कह रहे हैं वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। बेसिकली आमतौर पर आपने एक चीज देखी होगी राम प्रकाश जी, कि पॉलिटिकल लोग आमतौर पर जुडिशियल फंक्शनिंग पर कभी टिप्पणी करने से बचते थे लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपने रिसेंटली देखा सीजीआई गए थे बंगाल, और किस तरीके से ममता बनर्जी ने उनको संविधान की शपथ याद दिलाई, किस तरीके से उनको लोकतंत्र याद दिलाया। मुंह पर कहा उन्होंने जो कुछ कहा, कभी नहीं होता था ये। और अब जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पानी सिर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अब जो जुडिशरी जिसको आप होलिका समझते थे, वो लगातार सवालों के घेरे में है। उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, वरना उसकी क्रेडिबिलिटी इज अंडर सीवियर अटैक ऑल्सो और अंडर सीवियर क्राइसिस ऑल्सो, ये आप मान सकते हैं। एक तस्वीर है सर, वो तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये एक तस्वीर है। अब जब परिस्थिति ऐसी, और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं तमाम दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के, और कौन कौन सी तस्वीरें हैं, बहुत सारी हैं, कई बार हम दिखा भी चुके हैं। अब जब हालात इस तरीके से रहेंगे तो पवन खेड़ा जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना जो है असामान्य मान लिया जाए, और दूसरा जो बात जस्टिस भुइया उठा रहे हैं वो कितना असामान्य मान लिया जाए। या एक और जो मैंने शहीद होने का जिक्र किया था कोलेजियम और इन सारी चीजों को लेकर के, वो कितना असामान्य माना जाए इस देश के अंदर। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए सारी सारी चीजें, कोई भी चीज हवा से नहीं आ गई है। हर चीज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारी की सारी चीजें हैं। तभी कोई बात उठती है, जब कहते हैं ना कि कहीं धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। ये जो पिक्चर आपने दिखाई, ये जस्टिस सूर्यकांत की है। महाराष्ट्र गए थे ये भाषण के लिए अभी, और वहां पर इनको शिंदे साहब रिसीव कर रहे हैं। ठीक, आपको पता है शिंदे साहब का केस एक्टिवली इनके पास चल रहा है, और अकेले इनके पास नहीं। देखिए चीफ जस्टिस के पास तो भाई हर सरकार के केस आएंगे, हर राज्य सरकार के केस आएंगे, हर केंद्र सरकार के पास आएंगे। अब उसको ये देखना है कि वो किन लोगों के साथ पब्लिक डोमेन के अंदर मिलना चाहेंगे, किनको नहीं मिलना चाहेंगे। और एक शब्द होता है राम प्रकाश जी, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, सम्मानजनक दूरी। किससे? जो आप जुडिशरी के टॉप मोस्ट पद के ऊपर बैठे हुए हो। ठीक, और जो वो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव है। तो जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का तो चोली दामन का साथ उस रूप में है, तो देखेंगे तो है। लेकिन उनके साथ आप कभी मनोहर लाल खट्टर के साथ डिनर कर रहे हैं, कभी नायब सिंह सैनी के साथ कर रहे हैं, कभी लॉ मिनिस्टर के साथ अपनी जन्मभूमि में जा रहे हैं, कभी किसी एक पवेलियन पत्रकार के साथ लोहड़ी पे आपका फोटो आता है हरियाणा भवन का, दिल्ली का। तो ये सारी चीजें, और ये जो आपने फोटो दिखाया, ये अपने आप में मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये बेसिकली उनका विशेषाधिकार है, वो किससे मिलना चाहे किसका नहीं, वह आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसी चल रहे मामले में किसी वादी से कैसे मिल सकते हैं? वादी हो या प्रतिवादी हो, कैसे मिल सकते हैं? इनका तो केस चल रहा है, आपको पता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्टिवली। जब भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश किसी ऐसे राजनीतिक नेता से मिलते हैं जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, तो इससे गंभीर चिंताएं पैदा होनी तो स्वाभाविक है। बेसिकली क्या है कि सिद्ध पूर्वाग्रह के कारण नहीं, बल्कि संभावित पूर्वाग्रह के कारण, कि भाई आपने फैसला दिया, फैसला तो आइदर दिस वे और दैट वे, लेकिन 50% चांस तो दिस वे भी है ना। जैसे ही दिस वे किया, वो फोटो सामने आ जाएगा, क्रेडिबिलिटी किस स्टेज पे जाएगी। दूसरा, और सबसे बड़ी राम प्रकाश जी, जुडिशरी में एक चीज होती है, कोई भी जुडिशियल पद हो, क्वासी जुडिशियल पद हो, उसमें धारणा बड़ी मायने रखती है, परसेप्शन। अगर आपकी परसेप्शन ही है कि आप तो सबके साथ हाथ मिलाते हुए घूमते हो, तो फिर आपके पद की सीरियसनेस भी खत्म हो जाती है। कम तो ही हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कितनी बार कहा है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये कोई नारा नहीं है, ये न्यायिक नैतिकता का एक मूल सिद्धांत है राम प्रकाश जी, मूल सिद्धांत, कि आप उसी के साथ ना दिखो जो लोग आपके यहां प्रतिवादी हैं, वादी हैं। एक नाथ शिंदे कोई आम नागरिक नहीं है जो किसी न्यायाधीश से यूं ही मिलता दिख जाए, या वो किसी का बिना कांड के मिल रहा हो। एक चल रहे संवैधानिक विवाद के प्रत्यक्ष पक्षकार है वो, अंतरिम और अंतिम न्यायिक निर्णयों के लाभार्थी, एक शक्तिशाली कार्यकारी व्यक्ति। ये कोई साधारण वादी भी नहीं है जो ये अपने, जो शिंदे का आपने फोटो दिखाया। ऐसी परिस्थितियों में यहां तक कि एक सामाजिक या औपचारिक मुलाकात भी न्यायिक दूरी और राजनीतिक निकटता, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, कि बीच की रेखा को धुंधला कर देती। दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस। संस्थागत निष्पक्षता की जो आप बात करते हैं, उसमें जनता के विश्वास इस तरह की चीजों से कमजोर होते हैं। नागरिकों और विरोधीवादियों के मन में भी एक उचित आशंका पैदा होती है कि यार ये तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो न्यायिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत ईमानदारी से नहीं सुरक्षित नहीं रहती राम प्रकाश जी,
ये संस्थागत संयम से संरक्षित होती है। अगर सीजीआई यूं मिलेंगे तो बाकी जजेस यूं मिलेंगे, कौन रोकेगा? ये देखिए ना आप, जो इनसे पहले चंद्रचूड़ साहब थे वो तो अपने प्रधानमंत्री जी के साथ गणेश पूजा ही कर रहे थे। भाई इस देश में कितने प्रधानमंत्री हुए आज तक? हर साल गणेश पूजा आती है, तो एक ही बार गणेश पूजा की फिर उसके बाद सारे फैसलों का क्या होता चला गया? ये तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो उन चीज बद अच्छा और बदनाम बुरा, उसका भी ध्यान रखिए। बेसिकली नुकसान होने के लिए मुख्य न्यायाधीश का पक्षपाती होना आवश्यक नहीं है, केवल पहुंच का आभास, केवल उन तक पहुंच संभव है, वही नुकसान कर देगा कि उनके साथ फोटो हो सकता है, उन तक पहुंच हो सकती है। यदि न्यायाधीश मुकदमे के दौरान वादियों से सार्वजनिक टिप्पणी से बचने की अपेक्षा करते हैं तो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उस पर यही सावधानी का मानक लागू होना चाहिए, और भी अधिक औरों से। और ये मैं और आप लागू नहीं कर सकते, ये उनका खुद का विवेक है जो उसको लागू करेगा। यू एंड मी आर नोबडी टू सजेस्ट हिम, ही इज ऑन द टॉप ऑफ इट। उस प्रत्यक्ष दूरी के अभाव में न्यायिक स्वतंत्रता संवैधानिक गारंटी होने की बजाय एक सुविधाजनक आश्वासन रह जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इरादे का मामला नहीं, ये एक विश्वसनीयता का मामला है, ये क्रेडिबिलिटी का इश्यू है। ये देखिए आप, और एक बार विश्वसनीयता को ठेस अगर आपकी पहुंच गई तो उसे बहाल करना या उसकी रक्षा करना उसको कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है, जो आप शुरू में बहुत इजीली लागू कर सकते थे अपने आचार व्यवहार प्रस्तुति और सेफ डिस्टेंस के जरिए। तो जस्टिस सूर्यकांत चूंकि भी नए नए आए हैं, लेकिन जो उनकी लगातार तमाम लोगों के साथ पिक्चर्स है जिस तरीके से, वो इतने सुलभ नहीं हो सकते भाई। वो चीफ जस्टिस है इस देश के, आप समझिए इस चीज को। और ये उनको देखना चाहिए कि उन, आज तो आप देखिएगा विनोद शर्मा जी तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमसे ऊपर की पीढ़ी के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इसी फोटो जो आपने दिखाया उसको रिट्वीट करते हुए क्या लिखा है पता है? मैं हैरान रह गया, इतना सीनियर आदमी जर्नलिज्म का टॉप। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि ये सीजेआई तो बहुत जल्दी सक्रिय राजनीति में दिखाई देगी। ये टिप्पणी अपने आप में क्या समझते हैं आप? विनोद शर्मा जी तो बहुत सीजनड और मैच्योर जर्नलिस्ट है, तो उनका जो 40-50 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो इस इन्फ्लुएंस पे पहुंचे होंगे ना। तो ये तो जस्टिस सूर्यकांत को देखना पड़ेगा कि वो किस दिशा में चीजों को ले जाना चाहते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि सीजीआई के पास 2 महीने 4 महीने का टाइम होता है और वो निकल जाते हैं अपना काम करके। जस्टिस सूर्यकांत उन भाग्यशाली जजों में से हैं जिनको बतौर सीजीआई एक लंबा कार्यकाल मिला है। तो वैसे में वो चाहे तो आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। ये जो ट्रांसफर्स के अंदर कॉलेजियम का जो रोल होना चाहिए, जो सरकार को साइड करना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स की बात, बेंच हंटिंग की बात, और जो अपने रोस्टर मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर क्या सुविधा वो कर सकते हैं, वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनके पास इतना समय है, अगले साल फरवरी तक चीफ जस्टिस है भाई वो, तो ही कैन डू ए लॉट। लेकिन उनको इस तरह की सार्वजनिक जो उपस्थितियां हैं, मुझे लगता है उनको एज ए वेल विशर ओनली आई विल से, और टू मेंटेन द जुडिशियल डेकोरम, उनको इन सब चीजों से डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन सर जो भुइयां साहब कह रहे हैं जिस तरीके से कि भाई संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रभाव, स्वतंत्रता, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, हम पिछले कुछ समय से लगातार ये देखते आ रहे, बहुत सवाल बहुत सारे हम उठा भी चुके हैं, कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है कि न्यायपालिका आखिर कहाँ जा रही है। वही चिंता कहीं ना कहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी जताई है। क्या ये आवाजें न्यायपालिका के कान पर दस्तक दे पाएंगी? कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव की तरफ बढ़ने की संभावना के तौर पर देखा जाए? और सरकार के लिहाज से इस पूरे खुलासे को, इस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे मानते हैं? नहीं, सरकार तो देखिए इस चीज के लिए इम्यून है, इम्यून है सरकार इस चीज के लिए। उसका अपना इकोसिस्टम राम प्रकाश जी ऐसा है। देखिए इतनी बड़ी बात एक सर्विंग जज ने कही, आपने कौन से पोमेरियन चैनल पे इस पे रात को देखे आपने डिबेट प्राइम टाइम की? कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। एक शब्द का कोई डिस्कशन किसी चैनल पे आपने खबर देखी हो बता दीजिए? किसी अखबार के मुख पृष्ठ पे खबर देखी हो आपने? किसी में एडिटोरियल देखा हो आपने? तो सरकार का तो इकोसिस्टम क्लियर है कि इस तरह की चीजें बाहर आएंगी नहीं। ये तो मैं और आप ना समझ है, पता नहीं कितने दिन हमारे पास ये सुविधा, हम ये कर पाएंगे। हो सकता है अपना भी इलाज होने की तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से सरकार लगी रहती है तमाम चीजों के अंदर, वो एक पक्ष है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के अंदर आप प्रकाश जी जो 4 स्तंभ थे, उसमें से अगर किसी एक की 19, 21, 20 अगर कोई क्रेडिबिलिटी बची हुई है तो वो जुडिशरी की बची हुई है, और उसमें भी सब की नहीं, उसमें भी चंद लोगों की। जैसे जस्टिस नागरत्ना है, जस्टिस अभय अशोक है, जस्टिस भुइयां है, हाईकोर्ट में कुछ बहुत बोल्ड जजेस हैं जो आज भी वो करते हैं, फैसले करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। आपने देखा सीजीआई ने क्या कहा कल? सीजीआई ने कल कहा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड।
दिखाइएगा, मैंने भेजा है आपको। कल सीजेआई कह रहे थे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड, ये कह रहे हैं सीजेआई साहब। अभी तक क्या था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इस देश की जेलों के अंदर जो लोग बंद पड़े हैं, आपको पता है उसमें से 2/3 से ऊपर जो है ट्रायल है, बिना मुकदमे के वो जेलों में पड़े हुए लंबे समय से। उसको एक्सपेडाइट करने का काम किसका है? वो जितने न्यायिक सुधार जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन बात की बात जस्टिस भुइया कर रहे हैं, उन सबको अपने ठीक पाथ पर लेके जाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है और उनके कॉलेजियम की जिम्मेदारी है। और जब कॉलेजियम ये लिखेगा हाईकोर्ट जज के बारे में कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही वाज ट्रांसफर्ड टू इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो फिर कॉलेजियम की स्वतंत्रता कहां गई? तो जस्टिस भुइया जो कुछ कह रहे हैं वो वही बात है जो असल में जो जुडिशरी की जितनी भी दुखती रग है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और पिछले 12 साल से, तो पौने 12 साल से जुडिशरी जैसे चल रही, वो सारा देश देख रहा है। पेगासस के मामले में आपने देखा, राफेल के मामले में देखा, और तो चीज छोड़िए, फैसले तो अपनी जगह, जो जुडिशरी ने फैसले कर दिए वो लागू हो गए क्या? आपको ध्यान है कोविड का जब ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने हियरिंग्स के बाद ये कहा कि जो कोविड में जो लोग मारे गए हैं, सरकार को उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? किसी को एक चवन नहीं मिली आज तक। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग आदेश है, कर लीजिए, क्या करेंगे? तो ये जो चीजें हैं, न्यायपालिका का इकबाल राम प्रकाश जी, न्यायपालिका को ही बचाना होगा। आज उनके पास वो ताकत है कॉलेजियम की। कल को अगर वो इसी रास्ते में चलते रहे तो मैं और आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि एनजेसी दोबारा नहीं आएगा क्या? उसका रास्ता ना बनाए, अपनी न्यायिक स्वतंत्रता कायम रखना उनकी जिम्मेवारी है। मैं और आप तो केवल एक वेलविशर के नाते, डेमोक्रेसी के वेलविशर के नाते, संविधान के पूजा करने के नाते हम तो केवल एक बात उनको सुझाव दे सकते हैं। एक आम नागरिक के नाते हमारी इतनी भूमिका है। देखिए कि कब कानों पर जू नहीं थी, क्योंकि बहुत बार सवाल उठाया जाता रहा है, बहुत बार क्योंकि जुडिशरी की को बातचीत जब हमें करना होता है तो दायरा हमारा बहुत सीमित होता है, बहुत चुने हुए शब्द हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ करके हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि जुडिशरी का भले ही सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपने लिए ना जागे, एक चुना हुआ सांसद देश का तत्कालीन सीजेआई को गृह युद्ध कराने का जिम्मेदार बता दे, जुडिशरी खामोश रहेगी। लेकिन हम और आप कौन सा सवाल हमारा उनको खराब लग जाए जिस पर वो सो मोटो ले लें, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। अजय शुक्ला जी एक उदाहरण है ही कि जिसके एक पत्रकार का सुमोटो लेकर के मामला चल ही रहा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए सरकार कब जागती है, न्यायपालिका कब जागती है। सरकार आदी है, अब न्यायपालिका भी अगर आदी बन जाएगी तो फिर तो देश वैसे भी राम भरोसे चल रहा है, आगे और पुख्ता राम भरोसे चलेगा। थैंक यू सर।